गुड आफ्टरनून क्लास। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे। कौन बताएगा मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में? कौन बताएगा? बाबूराम, बाबूराम, माइक ऑन करो। बाबूराम, क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं हो? लगा दूं एब्सेंट तुम्हारी? हर्ष, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ जो मैंने बताया था, जितना भी आता है वो बताओ। कितना टाइम लगेगा हर्ष? पता नहीं मैम, याद नहीं आ। कुछ तो पता होगा। क्या बताया था मैंने? ऑक्सीडेशन के बारे में, पॉलीमराइजेशन के बारे में, हाइड्रोलिसिस के बारे में, कुछ तो पता होगा। यस मैम। हाँ, तो जो पता है वही बताओ। मैम ऑक्सीडेशन के बारे में आपने बताया था कि ये इट इज वेरी कॉमन प्रोसेस फॉर ड्रग डिग्रेडेशन इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्मुलेशन। तुम्हें क्या समझ में आया है इन चीज़ों से? तुम्हें क्या समझ में आया केमिकल प्रॉपर्टीज? हम क्यों स्टडी करते हैं प्री फॉर्मुलेशन में? अगर हम पहले से ही पता करके चलेंगे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर? अगर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पता होंगी अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की या फिर एक्सिपिएंट्स की, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें पहले से ही पता होगा कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो सकता, हाइड्रोलिसिस हो सकता है इसमें या नहीं हो सकता, तो क्या कर सकते हैं? हम एक अब प्रॉपर डोजेस फॉर्म बना सकते हैं। अगर हमें टैबलेट बनानी है, माइक ऑफ कर दो। तो मैं बात कर रही थी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसलिए स्टडी करते हैं प्री फॉर्मुलेशन में, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करने से पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम एक प्रॉपर स्टेबल डोजेस फॉर्म बना सके। डोजेस फॉर्म मतलब कोई भी डोजेस फॉर्म, कोई सस्पेंशन बना रहे हैं या कोई हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, कोई टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, वो हम एक प्रॉपर डोजेस स्टेबल डोजेस फॉर्म बना सकें। अगर हमें पहले से ही ये पता होगा कि इस एपीआई में क्या हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, यानी कि वाटर के प्रेजेंट में ये अपने बॉन्ड्स को तोड़ सकता है, टूट सकता है, चेंज कर सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम कुछ इस तरीके के एडिटिव्स डाल सकते हैं जो उसमें हाइड्रोलिसिस ना हो और जो हमारा जो डोजेस फॉर्म बने वो एक स्टेबल फॉर्म में बने। इसलिए ज़रूरत होती है कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहले से ही स्टडी करके चलें ताकि जो हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं वो एक स्टेबल फॉर्म में बना सके, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, उसका जो ड्रग डिग्रेडेशन है वो प्रॉपर हो, ड्रग डिसइंटीग्रेशन है वो भी प्रॉपर हो, हर चीज़ लिमिटेड हो, हर चीज़ प्रॉपरली स्टेबल फॉर्म में हो। तो हमने बात की थी किस किस के बारे में? ऑक्सीडेशन के बारे में, हाइड्रोलिसिस के बारे में और पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं किसके बारे में? रिडक्शन के बारे में, कि रिडक्शन में क्या होता है। तो थोड़ा सा लिख लो पहले रिडक्शन के बारे में, हेडिंग डालो रिडक्शन। रिडक्शन इसमें लिखो रिडक्शन इज अ प्रोसेस, reduction is a process in which a chemical substance changes because of the removal of oxygen. Reduction is a process in which a chemical substance
changes because of the removal of oxygen. Next point, reduction is the gain of electrons. Reduction is the gain of electrons during a chemical reaction by an atom comma molecule or ion. Reduction is the gain of electrons during a chemical reaction by an atom, molecule or ion. Next point, reduction occurs when oxidation state of an atom comma molecule or iron is decreased. Reduction occurs when oxidation state of an atom comma molecule or ion is decreased. तो रिडक्शन में हमने क्या लिखा? रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस चेंज हो जाता है. क्यों चेंज हो जाता है? बिकॉज जो ऑक्सीजन है उसका रिमूवल हो जाता है. अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन होने के चांसेस होते हैं. इसमें क्या होता है? रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है. और कोई भी रिडक्शन कब होगा? जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज्ड होने लगे. अब डिक्रीज्ड होगी, कैसे डिक्रीज होगी? अगर उसमें से ऑक्सीजन कम होने लगेगा तो रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा. तो अब हम लिखते हैं किसके बारे में? रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में. ये सेम एज ऑक्सीडेशन की जैसा ही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में भी क्या होता था? लॉस होना था. इसमें गेन हो रहा है बट उसमें लॉस होता था. इसमें क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और उसमें क्या हो जाता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो थोड़ा सा चेंज है बट आएगा उसमें भी यही, क्योंकि उसमें भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते थे. और इसमें क्या करते थे? अगर इसमें रिडक्शन हो रहा है तो इसमें भी हम रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ा देंगे. तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में लिखो. अब रिड्यूसिंग एजेंट तो अलग अलग होंगे ना मैम दोनों? हाँ, दोनों के लिए अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे. उसके लिए क्या होगा? उसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे ताकि ऑक्सीडेशन ना हो. और इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट क्यों डालेंगे? ताकि रिडक्शन आपका, रिड्यूसिंग एजेंट का जो कंटेंट है वो हम इसमें कम कर देंगे, उसमें बढ़ाएंगे और इसमें कम कर देंगे ताकि रिडक्शन ना हो. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट को क्या करेंगे? कम करेंगे और उसमें बढ़ाएंगे. तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में लिखो कि होता क्या है रिड्यूसिंग एजेंट. हेडिंग डालो रिड्यूसिंग एजेंट. अ रिड्यूसिंग एजेंट इज reducing agent is a substance that has the ability to reduce other substances. Next point, the reagents lose electrons and are oxidized in a chemical reaction. The reagents lose electrons and are oxidized in a chemical reaction. Next point, basically in a chemical reaction
Basically, in a chemical reaction, reducing reagent is that one having more number of electrons comparatively to other reactant which it can donate and oxidizes itself कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स की, वो लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल्स, कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है जो हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सोडियम एमलगम, AMALGAM, सोडियम एमलगम, कॉमा सल्फाइड कंपाउंड्स, कॉमा सोडियम लेड एलॉय, कॉमा हाइड्राजीन HYDRAZINE हाइड्रोजन, कॉमा साइनाइड्स, दीज आर द कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखना, आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में ही आएगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आप साथ में ही लिखोगे, पहले थोड़ा सा ऑक्सीडेशन के बारे में लिखोगे, फिर थोड़ा सा रिडक्शन के बारे में उसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर जो बाद में मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या हो सकता है, वो आप उसके बारे में लिखोगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिमाइजेशन के बारे में। हमने किस किस के बारे में बात की? ऑक्सीडेशन के बारे में, हाइड्रोलिसिस के बारे में, रिडक्शन, पॉलीमराइजेशन। अब हम बात करते हैं रेसिमाइजेशन की, रेसिमाइजेशन क्या होता है। तो हेडिंग डालो रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, इसमें लिखो रेसिमाइजेशन RACEMIZATION। Racemization is the process in which one enantiomer of a compound converts to the other enantiomer। क्या होता है enantiomer? आपने पढ़ा भी होगा। enantiomer क्या होता है? भव्या भारद्वाज, भव्या सो जाते हो क्या सब क्लास में आकर के? मोनेश क्या होता है enantiomer? हाँ, क्या होता है enantiomer? अर्जुन क्या होता है enantiomer? मैम चिराल कंपाउंड होता है जो हाँ। मिरर इमेज में करते हैं, चिराल कंपाउंड मिरर इमेज होती है।
जिनकी वेरी गुड, जिनकी मिरर इमेजेस होती है, यानी कि जो एक दूसरे से सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, जिनकी मिरर इमेजेस होती है, जो एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। अगर आपका जो लेफ्ट होगा वो मिरर इमेज में क्या होगा, राइट होगा। तो इस तरीके से अगर क्या होता है आपके कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड है, आपका एपीआई है, कोई भी एपीआई है, अगर उसमें रेसिमाइजेशन हो जाता है तो रेसिमाइजेशन में क्या होगा, उसका जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो चेंज होकर के क्या दूसरा इनैंशियोमर या दूसरा उसका मिरर इमेज फॉर्म कर लेगा। तो उससे क्या होगा, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकती है। अगर आप सपोज करो कोई आपकी ड्रग है, कोई भी आपकी एपीआई है, वो एक स्टेबल फॉर्म में है, बट उसमें क्या होगा, अगर वो स्टेबल फॉर्म में है और उसमें रेसिमाइजेशन हो जाता है, तो रेसिमाइजेशन होने से क्या होगा, उसकी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होकर के दूसरा इनैंशियोमर उसने चेंज कर लिया, दूसरा उसने इनैंशियोमर बना लिया। उससे क्या होगा, ये हो सकता है कि उसकी स्टेबिलिटी कम हो सकती है। जिस हिसाब से उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें आना था, वो जैसे उसका आना था उस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, उसमें चेंजेस हो गए हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। तो इसलिए हमें ये भी चीज़ देखनी होगी कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एपीआई में या किसी भी एक्सिपिएंट में उसका जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो चेंज तो नहीं हो रहा है। क्या वो एक इनैंशियोमर से, जो उसका इनैंशियोमर है उसी में ही है, या फिर उससे चेंज करके दूसरे इनैंशियोमर तो नहीं बना रहा है। तो हम ये चीज़ देखेंगे किसमें, रेसिमाइजेशन में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो रेसिमाइजेशन में, if the racemization results in a mixture where the if the racemization results in a mixture where the enantiomers are present in equal quantities, the resulting sample is described as racemeric, 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 or a racemate, racemate. रिपीट कर रही हूँ, if the racemization results in a mixture where the enantiomers are present in equal quantities, the resulting sample is described as racemeric or a racemate। यानी कि आपका जो रेसिमाइजेशन होगा किसी भी मिक्सचर में, कोई भी अगर रेसिमाइजेशन प्रोसेस होगा, अगर दोनों जो आपके इनैंशियोमर्स हैं, जो भी इनैंशियोमर्स हैं, वो इक्वली क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, अगर दोनों ही इक्वली क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके जितने भी इनैंशियोमर्स होंगे, मिरर इमेजेस होंगी कंपाउंड की, वो इक्वली अमाउंट में प्रेजेंट होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम उसको रेसिमेट बोल सकते हैं या फिर उसको हम रेसिमेरिक बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर इक्वल क्वांटिटी में होगा तो ये हो सकता है कि वो अपनी इनएक्टिविटी को इनएक्टिव ना हो, जो आपका एपीआई है वो क्या हो सकता है, रेसिमाइजेशन से इनएक्टिव हो सकता है, अगर एक्टिव होगा तो इनएक्टिव हो सकता है। बट अगर आपके इनैंशियोमर्स इक्वल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट हैं तो ये कंडीशन नहीं आएगी और आपका क्या होगा, जो आपकी डोजेस फॉर्म है वो एक स्टेबल फॉर्म में ही रहेगी, एक्टिव फॉर्म में ही रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, रेसिमाइजेशन में, द इंटर कन्वर्जन फ्रॉम one isomer, the interconversion from one isomer to another can lead
lead to different pharmacokinetic properties ब्रैकेट में लिखो ADME ब्रैकेट क्लोज। ADME की फुल फॉर्म कौन बताएगा? Absorption, distribution, metabolism और elimination। यस, वेरी गुड। एक्सक्रीशन हो या एलिमिनेशन हो, सेम बात है। A for absorption, D for distribution, M for metabolism, E for excretion और elimination, as well as different pharmacological and toxicological effect. The interconversion from one isomer to another can lead to different pharmacokinetic properties as well as different pharmacological and toxicological effect. अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ अगर आपका कोई भी आइसोमर चेंज हो जाते हैं, इंटरकन्वर्जन हो जाता है, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में चेंज हो रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, आपकी ADME जो है यानी कि जो आपकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकती हैं। और उसके चेंज होने से क्या हो सकता है, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसकी वो एक्टिव फॉर्म में था, जैसे ही उसका एब्जॉर्प्शन हुआ वो तब भी एक्टिव फॉर्म में था, बट एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, अगर हो सकता है उसमें रेसमाइजेशन हुआ तो वो इनएक्टिव फॉर्म में हो गया। इनएक्टिव फॉर्म में होने के बाद क्या हुआ, उसका जो आगे की प्रोफाइल थी, डिस्ट्रीब्यूशन होना था, मेटाबॉलिज्म होना था, फिर उसका एलिमिनेशन होना था, वो क्या होगा, वो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो इनएक्टिव फॉर्म में हो गया है। तो अब उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी नहीं आएगा हमारे पास। तो इस वजह से हमें ये चीज़ देखनी होगी, अगर कोई भी आइसोमर चेंज हो जाता है तो उससे क्या होगा, आपके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल जो है वो चेंज हो सकती है, पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, एज वेल एज और क्या चेंज हो सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी चेंज हो सकते हैं। यानी कि जो उसका रिस्पॉन्स हमें आना था वो ना आकर के क्या होगा, वो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकते हैं। महर्षि कोई डाउट है? तो क्या हो सकता है, उसकी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी चेंज हो सकते हैं अगर आपके किसी भी कंपाउंड में रेसमाइजेशन होगा। अब नेक्स्ट आपका आता है इट डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका, अभी तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, बोल तो किए भी शिवांशी मैम के साथ करूँगी। तो अब किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है रेसिमाइजेशन, तो इस पे लिखो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सॉल्वेंट, कैटलिस्ट and presence or absence of light। किस किस चीज़ों पे डिपेंड हुआ रेसिमाइजेशन, टेम्परेचर, सॉल्वेंट, कैटलिस्ट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। कैटलिस्ट क्या होता है अंकित कुमार सिंह? कैटलिस्ट क्या होता है अंकित? महर्षि तुम बताओ क्या होता है कैटलिस्ट? हम कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए डालते हैं जिससे कि रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है। हाँ, और माइक ऑफ कर दो दोनों, अंकित और महर्षि। कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज करना, उसके रेट को इंक्रीज करना, बट कैसे इंक्रीज करना, वो खुद कंज्यूम नहीं करेगा आपके रिएक्शन में, यानी कि उसका रोल क्या होगा, सिर्फ इंक्रीज करना, यानी कि खुद कंज्यूम ना हो करके
आपके रिएक्शन को इंक्रीज कर देना। तो अगर आपका टेम्परेचर किस किस चीज़ों पे रेसिमाइजेशन हो सकता है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी आपका रेसिमाइजेशन हो सकता है। या फिर सॉल्वेंट्स, जो सॉल्वेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं किस में, ग्रैनुलेशन के टाइम पे, ग्रैन्यूल्स बनाने के टाइम पे हम कोई सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, वो हमने सॉल्वेंट ऐसा यूज़ किया जिससे क्या हुआ, जो आपके आइसोमर्स थे वो रिएक्ट करके क्या हुए, चेंज हो गए। अब चेंज होने से क्या हुआ, वो इनएक्टिव फॉर्म में हो गए, और इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे तो आपको जो थेरापेटिक रेस्पॉन्स आना था वो नहीं आ पाएगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम टेम्परेचर कैसा रख रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखें, सॉल्वेंट हम ऐसा यूज़ करें ताकि रेसिमाइजेशन ना हो, कैटलिस्ट ऐसा यूज़ करें, और ये भी देखें कि लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस से भी आपका जो रेसिमाइजेशन है वो हो सकता है। तो ये थे आपके किन किन चीज़ों से हो सकता है रेसिमाइजेशन, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है रेसिमाइजेशन। मैम मैम जो कैटलिस्ट होते हैं वो खाली मैम रिएक्शन को बढ़ाते ही हैं या घटाते भी हैं मैम कुछ? नहीं, वो कैटलिस्ट आपके अलग अलग तरीके के होते हैं, उनका काम होता है वो बढ़ा भी सकते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं रेट को। अगर हमें नीड है कि हम, हाँ अगर हमें हमारे रिएक्शन में नीड है कि जो आपका रिएक्शन है उसके रेट को हम डिक्रीज़ कर दें तो वो डिक्रीज़ भी कर देगा, बट खुद से वो कंज्यूम नहीं होगा आपके रिएक्शन में, उसका सिर्फ केवल काम होगा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का रेट को। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, क्या इम्पोर्टेंस होती है रेजिमाइजेशन की, यानी कि क्या बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होती है आपकी रेसिमाइजेशन की। तो हेडिंग डालो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इसमें 2 पॉइंट्स हैं आपके। फर्स्ट लिखो मैनी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, मैनी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं, नाम से देखो साइकोट्रॉपिक, तो साइको मतलब जो मेंटली डिसेबल्ड हो, यानी कि जिनकी मेंटल स्टेट के लिए हम किसी चीज़ को ड्रग, किसी पर्सन को ड्रग देते हैं तो वो ड्रग्स होती हैं आपकी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। मैनी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स शो, मैनी psychotropic drugs show differing activity or efficacy between isomers. Example amphetamine, AMPHE, TAMINE, amphetamine is often dispensed as racemic salts, while the more active dextroamphetamine is reserved for severe indications, while the more active dextroamphetamine is often dispensed as racemic salts, while the more active dextroamphetamine is reserved for severe indications
नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है एक और, अनदर एग्जाम्पल इज मेथाडोन, मेथाडोन, METHADONE, मेथाडोन, of which one isomer has activity, as an opioid agonist, and the other activity as an opioid agonist, opioid, OPIOID, opioid agonist, and the other as an NMDA, capital NMDA antagonist, and the other as an capital NMDA antagonist. NMDA की फुल फॉर्म लिख लो, N-methyl D-aspartate, N-methyl D-aspartate। तो हमने इसमें देखा क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, रेसिमाइजेशन के आपके इम्पोर्टेंस भी हो सकते हैं। क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, क्यों इसमें क्या होता है, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी जो होता है, तो इसमें क्या हो सकता है कि आपके जो एक एनेंटियोमर है वो ज़्यादा एक्टिव भी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो हम इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम कुछ ऐसे ड्रग्स यूज़ करेंगे जिसका जो सॉल्ट होगा वो रेसिमिक सॉल्ट हम बना देंगे, ताकि उसका, अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक साइकोट्रॉपिक ड्रग हमने ली एम्फेटामिन। एम्फेटामिन क्या है, एक CNS स्टिमुलेंट है, जिसको हम कैसे डिस्पेंस करते हैं, कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, एज अ रेसिमिक सॉल्ट में फॉर्मुलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो उसका डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन जो है, लीवो ना करके डेक्स्ट्रो जो है वो मोर एक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू लीवो, और अगर ज़्यादा एक्टिव होगा तो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स भी ज़्यादा शो करेगा। तो इसलिए हम रेसिमाइजेशन को किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम एक्टिविटी को बढ़ा सके, आपके ड्रग की एक्टिविटी को बढ़ा सके। अब नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया था मेथाडोन का। मेथाडोन क्या है आपका, एक ओपॉइड एगोनिस्ट है। ओपॉइड एगोनिस्ट क्या होता है, ओपॉइड क्या होता है, एक रिसेप्टर होते हैं जिसपे बाइंड करते हैं, कोई भी ड्रग आपकी बाइंड करती है, और जैसे आपकी मॉर्फिन है, हीरोइन है, ये सब क्या है, ओपॉइड एगोनिस्ट है, जिनका काम क्या होता है, आपकी CNS को स्टिमुलेट करने का। तो अगर इसमें लिखा है मैंने कि अनदर एग्जांपल इज मेथाडोन, रिसेप्टर का नाम है मैम अपोइड, अपोइड मैम ये, हाँ ये रिसेप्टर, हाँ ये रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें लिखा है अनदर एग्जांपल इज मेथाडोन ऑफ विच वन आइसोमर हैज एक्टिविटी एज एन ओपोइड एगोनिस्ट एंड द अदर एज एन NMDA एंटागोनिस्ट। यानी कि आपके कौन कौन से एंटियोमर्स हुए, दो आइसोमर्स हुए इसमें, किसके, मेथाडोन के। एक हुआ ओपोइड एगोनिस्ट का काम कर रहा है, एक जो क्या कर रहा है, जो आपके रिसेप्टर है ब्रेन में एक रिसेप्टर होता है ओपोइड, उसको क्या करता है, CNS स्टिमुलेंट का काम करता है। तो ये क्या करता है, ओपोइड एगोनिस्ट का भी काम कर सकता है आपका मेथाडोन, और दूसरा है NMDA एंटागोनिस्ट। अब एगोनिस्ट का उल्टा हो जाता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करता है, आपके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, आपके जो मेमोरी फंक्शन का जो काम चल रहा है उसको। NMDA का क्या काम है, NMDA एक रिसेप्टर है आपके ब्रेन में जिसका काम होता है मेमोरी फंक्शन, यानी कि आपके मेमोरी को अच्छे से चलाने का काम है NMDA का। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो क्या हो सकता है, ओपोइड एगोनिस्ट का भी काम कर सकता है मेथाडोन, यानी कि अपना सिंपल एक CNS स्टिमुलेंट का काम कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, NMDA एंटागोनिस्ट क्या करता है, आपके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, इनिबिट कर देता है, ताकि वहाँ से जो आपके रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देगा तो फंक्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए NMDA जो एंटागोनिस्ट होते हैं उसको हम एज अ एनेस्थेटिक भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेथाडोन है उसको हम एज अ
एनेस्थेटिक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब मेमोरी फंक्शन ही कम कर देगा, जब उसको ही इनिबिट कर देगा, तो इंसान क्या हो जाएगा, बेहोशी की हालत में हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको एज अ एनेस्थेटिक भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ ऑपोइड एगोनिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने देखा रेसिमाइजेशन में कि रेसिमाइजेशन से हार्मोनिश ओपियोइड हो गया ना, ये तो ओपियोइड है। ऑपोइड, हाँ ऑपोइड ही है, OPIOID। मैम तो वो भी ड्रग्स होते हैं। हाँ ड्रग्स होते हैं, मैंने बताया तो मॉर्फिन है, हीरोइन है, ये सब ड्रग्स ही तो होती हैं। रिसेप्टर थोड़ी होना। नहीं, Receptor क्या फिर मैम? मैंने बोला कि जो अपोइड है, अपोइड एगोनिस्ट है, यानी कि जो आपके ब्रेन में होते हैं रिसेप्टर्स, उनको ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। शायद मैंने गलती से बोल दिया होगा ये रिसेप्टर्स होते हैं, बट ये इनका काम होता है स्टिमुलेट करने का CNS को। ठीक, ये एक ड्रग्स होती है, जैसे मॉर्फिन हो गई, हीरोइन हो गई, तो ये आपके जो ब्रेन में रिसेप्टर्स है उनको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो इसके दो काम हो सकते हैं, एक तो स्टिमुलेट करने का और दूसरा क्या, एज अ एनेस्थीसिया भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके दो आपके आइसोमर्स हो गए। एक आइसोमर ने तो बनाया आपका ओपियोइड एगोनिस्ट और दूसरा आइसोमर ने क्या बनाया, NMDA एंटागोनिस्ट। और NMDA का क्या काम होता है ब्रेन में, मेमोरी फंक्शन का। तो अगर उसको ही इनिबिट कर देगा मेथाडोन, तो क्या हो सकता है, आपकी जो मेमोरी फंक्शन है वो काम करना बंद कर देगी। तो इसको हम एज अ एनेस्थीसिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका आया रेसिमाइजेशन में। अब किसी को कोई डाउट है इन तीनों में? केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी कवर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके BCS क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करूं मैं BCS क्लासिफिकेशन? हो गया? हाँ अंकित बोलो। किसने बोला? शालिनी मैम बोल रही थी कि अक्टूबर में चलेगी, आज के बाद क्लास बंद। हाँ अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, 4th ईयर के स्टार्ट हो रहे हैं कल से एग्ज़ाम्स, तो शायद तुम्हारी बाद में ही क्लासेज हो अब। ओके मैम। तो BCS क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूँ या नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँ? नेक्स्ट क्लास में भी मैम अब तो टाइम हो गया मैम, नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में। तो जो आज मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है? नो मैम। जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में आता है सबको? यस मैम। ओके, थैंक यू क्लास।